हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदा शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदा शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभिप्रेरणा, मोटिवेशनल। ठीक है, बहुत ही ईज़िली भाषा में हम इसको समझेंगे और यहाँ से 2-3 नंबर के क्वेश्चन हर बार सीटेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आपका एग्ज़ाम 7 जुलाई को है। तो जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हम डिस्कस करवा रहे हैं। बस आप लोग इस चैनल पर लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है? और जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन उन तक जरूर पहुंचे। इस सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए, लाइक करने के बाद शेयर कर दीजिए, ठीक है? लाइक शेयर कर दीजिए जिससे हम कंटिन्यू क्लास करते हैं और क्वेश्चन कराते वक्त हम एक बार भी ये नहीं बोलते हैं कि आप लाइक करो या शेयर करो, आपका इच्छा। अगर आपको लगता है कि मैंने मेहनत किया है तो आप लोग लाइक शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, जब छात्रों को अपने अधिगम कार्यों को चुनने की अनुमति दी जाती है तो वे अक्सर फिल इन द ब्लैंक्स की भावना महसूस करते हैं, जिससे फिल इन द ब्लैंक्स प्रेरणा का स्तर अधिक हो जाता है। बताइए, स्वायत्तता या आंतरिक होता है, दबाव या बाह्य होता है, उलझन या आंतरिक होता है, या फिर हताशा या बाह्य होता है? बताइए, जब छात्रों को अपने अधिगम कार्यों को चुनने की अनुमति दी जाती है तो वो अक्सर क्या करते हैं? तो वो अक्सर स्वायत्तता की भावना महसूस करते हैं, जिससे उनको क्या होता है, आंतरिक प्रेरणा का स्तर अधिक हो जाता है। किसका? तो आंतरिक स्तर का प्रेरणा क्या होता है, अधिक हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, क्या हो जाएगा? आंतरिक प्रेरणा होगा। ठीक है, जब बच्चे अंदर से मोटिवेट होते हैं तो वो जल्दी सीख जाते हैं। बाह्य प्रेरणा, जो बाह्य प्रेरणा होता है, जैसे पुरस्कार दिया जाता है, तो ये निगेटिव पॉइंट होती है। बच्चों को पुरस्कार देकर कभी भी किसी चीज़ के लिए आप मोटिवेट मत कीजिए। बच्चा हमेशा आंतरिक आंतरिक प्रेरणा होना चाहिए बच्चों के अंदर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आंतरिक प्रेरणा की विशेषता नहीं है? इसमें नहीं पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी आंतरिक प्रेरणा की विशेषता नहीं है? बताइए, रुचि और व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए सीखना, पुरस्कार अर्जित करने या दंड से बचने के लिए सीखना। ऑप्शन थर्ड है कि सीखने की गतिविधियों को जारी रखना क्योंकि वे व्यक्ति के मूल्यों के अनुरूप होती हैं। ऑप्शन फोर है ज्ञान को अपने लिए खोजना। बताइए, आंतरिक प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा। तो बताइए, आंतरिक प्रेरणा कौन सा नहीं है? तो इसमें एक है जो बाह्य प्रेरणा है, बाकी 3 आंतरिक प्रेरणा है और एक बाह्य है। तो आपको बताना है आंतरिक प्रेरणा कौन सा नहीं है। देखिए दोस्तों, रुचि और व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए सीखना, जब बच्चे के अंदर इंटरेस्ट होगा तभी बच्चे अच्छे से सीखेगा, तो ये आंतरिक प्रेरणा हो गया ना। तो ये ऑप्शन सही है क्योंकि आंतरिक और व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए सीखना, जब बच्चा आंतरिक रूप से मोटिवेट होगा तभी वो पूरे इंटरेस्ट के साथ बच्चा सीखेगा। सेकेंड ऑप्शन है कि पुरस्कार अर्जित करने या फिर दंड से बचने के लिए सीखना, ये हो गया बाह्य प्रेरणा। तो ऑप्शन यही सही है। और सीखने की गतिविधियों को जारी रखना क्योंकि वे व्यक्ति के मूल्यों के अनुरूप होती, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है दोस्तों, ये आंतरिक प्रेरणा के अंतर्गत आता है। और ज्ञान को अपने लिए खोजना, बच्चे जब आंतरिक रूप से मोटिवेट होते हैं तभी वो अपने ज्ञान की खोज करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव पूछा गया है तो निगेटिव हो जाएगा, पुरस्कार अर्जित करने या दंड से बचने के लिए सीखना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये बाह्य प्रेरणा के अंतर्गत आता है। और आंतरिक प्रेरणा के अंतर्गत लोग, जो बच्चे अपनी रुचि के साथ जो खुद से किसी ज्ञान को अर्जित करते हैं या किसी चीज़ का निर्माण करते हैं वो पूरे इंटरेस्ट के साथ, तो वो आंतरिक प्रेरणा हो गया। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन कथनों का चयन करें जो सटीक रूप से वर्णन करते हैं कि प्रेरणा अधिगम की प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करती है। ऑप्शन ए है, प्रेरणा से अधिगम को चुनौतियों का सामना करने में दृढ़ता बढ़ सकती है। ऑप्शन बी है कि उच्च प्रेरणा अक्सर कम ध्यान अवधि के साथ संबंधित होती है। या फिर प्रेरणा सीधे तौर पर शिक्षार्थी की सीखी गई अवधारणाओं को नई स्थितियों में लागू करने की क्षमता को प्रभावित करती है। या फिर प्रेरणा की कमी से आमतौर पर रचनात्मक सोच में वृद्धि होती है। बताइए, 1 और 2 होगा, 1 और 3 होगा, 2 और 3 होगा, या फिर 1 और 4 होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। उन कथनों का चयन करें जो सटीक रूप से वर्णन करते हैं कि प्रेरणा अधिगम की प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करती है। देखिए, अधिगम जो होता है दोस्तों, वो प्रेरणा से अधिगम को चुनौतियों का सामना करने में दृढ़ता बढ़ सकती है। ऑप्शन ए सही है। उच्च प्रेरणा अक्सर कम ध्यान अवधि के साथ संबंधित होती है, ये भी सही है। प्रेरणा सीधे तौर पर शिक्षार्थी की सीखी गई अवधारणाओं को नई स्थितियों में लागू करने की क्षमता को प्रभावित करती है, ये ऑप्शन गलत है दोस्तों।
प्रेरणा की कमी से आमतौर पर रचनात्मक सोच में वृद्धि होती है। नहीं, प्रेरणा की कमी से आमतौर पर रचनात्मक सोच में वृद्धि नहीं होती, जबकि इसमें कमी होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा पहला और दूसरा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अधिगम के संदर्भ में प्रेरणा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऑप्शन ए है, बाह्य प्रेरणा रचनात्मकता और समस्या समाधान कौशल को बढ़ाती है। आंतरिक प्रेरणा तभी प्रभावी होता है जब तत्काल पुरस्कार मिलता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोनों सत्य होगा, दोनों असत्य हैं, या तो एक या दो सही है या केवल एक सही है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम के संदर्भ में प्रेरणा के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। देखिए, बाह्य प्रेरणा रचनात्मकता और समस्या समाधान कौशल को बढ़ाती है, ये गलत बात है। आंतरिक प्रेरणा जो होता है वो रचनात्मकता और समस्या समाधान कौशल को बढ़ाता है, न कि बाह्य प्रेरणा। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर बाह्य नहीं होगा, आंतरिक होना चाहिए। और आंतरिक प्रेरणा तभी प्रभावी होता है जब तत्काल पुरस्कार मिलता है। पुरस्कार जो मिलता है दोस्तों, पुरस्कार जब तत्काल पुरस्कार मिलता है तो वहाँ पर बाह्य प्रेरणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाह्य प्रेरणा। तो यहाँ पर ये दोनों गलत है ना, ये दोनों असत्य हैं, दोनों गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभिकथन है और कारण दिया हुआ है, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, अब कथन ये दिया गया है, एक प्रेरित शिक्षार्थी के शैक्षणिक रूप से उत्कृष्टता प्राप्त करने की अधिक संभावना होती है। कारण दिया गया है कि प्रेरणा रुचि और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता दोनों को बढ़ाती है, जो सीधे तौर पर अधिगम के परिणामों में सुधार करती है। अब सही विकल्प को चुना है। बताइए, ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है, या फिर ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। बताइए, ए सत्य है परंतु आर असत्य है, ए गलत है किंतु आर सही है। देखिए, एक प्रेरित शिक्षार्थी के शैक्षणिक रूप से उत्कृष्टता प्राप्त करने की अधिक संभावना होती है। कथन तो ये है, और इसका कारण क्या है, पहले कारण जानेंगे। कारण ये है कि प्रेरणा रुचि और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता दोनों को बढ़ाती है, जो सीधे तौर पर अधिगम के परिणामों में सुधार करती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। क्या करता है? आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ए है, इससे आंतरिक अभिप्रेरणा क्षीण होती है। ऑप्शन बी है, इससे आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ जाती है। ऑप्शन सी है, इससे बाह्य प्रेरणा क्षीण होती है। इससे आंतरिक और बाह्य प्रेरणा दोनों ही क्षीण होती है। बताइए, अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है। देखिए दोस्तों, इससे क्या होता है ना, इससे आंतरिक प्रेरणा जो है वो क्षीण होती है। क्या होती है? अगर पुरस्कार देंगे तो बच्चा जो है वो आंतरिक रूप से अंदर से वो मोटिवेट नहीं होगा। तो इसीलिए अक्सर ये तर्क दिया जाता है कि जो पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करने का सर्वोत्तम तरीका नहीं होता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आंतरिक जो प्रेरणा होती है, इंटरनल जो मोटिवेशनल होता है, वो क्या होता है, वो क्षीण होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है कि छात्रों को प्रेरित करने के लिए सबसे अच्छा उपकरण क्या है? बताइए, सबसे अच्छा उपकरण क्या है? श्रव्य दृश्य साधनों का उपयोग करना, पाठ को सबसे दिलचस्प बनाना, छात्रों का सहयोग लेना, या फिर नियमित रूप से माता पिता से मिलना? बताइए, आपको क्या लगता है कि छात्रों को प्रेरित करने के लिए सबसे सबसे अच्छा उपकरण क्या होता है? तो यहाँ पर सबसे अच्छे उपकरण की बात करते हैं तो यहाँ पर होगा छात्रों का सहयोग लेना। क्या होगा दोस्तों? छात्रों का सहयोग लेना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। शब्द दृश्य साधनों का उपयोग करना, ये नहीं होगा। पाठ को सबसे दिलचस्प बनाना, ये भी नहीं होता। और नियमित रूप से माता पिता से मिलना, ये तो कहीं लिखा नहीं है। तो छात्रों को प्रेरित करने के लिए सबसे अच्छा जो उपकरण होता है, छात्रों का सहयोग लेना। अगर हम बच्चों के साथ कुछ एक्टिविटी करेंगे और बच्चे से कहेंगे कि ये ऐसा करो, तो पूरे इंटरेस्ट के साथ करेंगे, वो खुद अंदर से प्रेरित होकर वो सारे काम करेंगे। अगर आप उनके साथ थोड़ा सा काम करेंगे, आप कुछ कर रहे हो, तो आप बच्चों से यही कहेंगे ना कि आप अगर आप बच्चे के साथ में काम कर रहे हो, तो बच्चा पूरी तरह से प्रेरित होकर वो आपके साथ पूरे इंटरेस्ट के साथ वो काम करेगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षार्थियों के प्रेरणा स्तर को बढ़ाने के लिए कार्यनीतियाँ हैं? ऑप्शन ए है कि पहले ताकत का निर्माण करना,
बी है विकल्प प्रस्तावित करना, या है रचनात्मकता को सुगम बनाना, या फिर एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए कौन सी शिक्षार्थियों की प्रेरणा स्तर को बढ़ाने के लिए कार्य नीतियां हैं। देखिए दोस्तों, पहले ताकत का निर्माण करना सही है, विकल्प को प्रस्तावित करना ये भी सही है, रचनात्मकता को सुगम बनाना भाई ये भी तो सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है एक सुरक्षित वातावरण को प्रदान करेंगे। एक सुरक्षित वातावरण को प्रदान करना बहुत ज़रूरी है, तभी उसमें बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3, 4, चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें चारों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि निम्न में से किस तरह का लक्ष्य निर्धारण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए आंतरिक प्रेरणा देगा। बताइए, स्वनिर्देशित होगा, अध्यापक निर्देशित, अभिभावक निर्देशित, या फिर सहपाठी निर्देशित। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस तरह का लक्ष्य निर्धारण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए आंतरिक अभिप्रेरणा देगा। आंतरिक अभिप्रेरणा तो यहाँ पर अध्यापक निर्देशित तो होगा नहीं, अभिभावक निर्देशित भी नहीं होगा, सहपाठी निर्देशित नहीं होगा। तो आंतरिक रूप से बच्चे प्रेरित कब होंगे, जब वो स्वनिर्देशित होगा। क्या होगा, स्वनिर्देशित होगा, तभी बच्चे जो है किसी भी अधिगम को सीखने के लिए अंदर से वो स्वनिर्देशित होगा। कोई भी कार्य करने के लिए बच्चा अंदर से मोटिवेट होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक प्रेरक नहीं है। नहीं पूछा गया है दोस्तों। बताइए, उपलब्धि होगा, भूख होगा, प्यास होगा, या फिर नींद होगी। कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है, कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर भूख होता है, प्यास है, नींद है, लेकिन उपलब्धि नहीं होती है ना। दैहिक अभिप्रेरक की बात करते हैं तो दैहिक प्रेरक तो भूख है, प्यास है, नींद है, लेकिन उपलब्धि नहीं होती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, दैहिक प्रेरक नहीं है, उपलब्धि नहीं है, भूख है, प्यास है, नींद है। चलिए आगे देखते हैं। मैस्लो के आवश्यकता अनुक्रम को तार्किक ढंग से पुनर्व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए है शारीरिक आवश्यकताएं, बी है सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं, सी है आत्मसम्मान संबंधी आवश्यकताएं, या फिर सामाजिक आवश्यकताएं, या फिर आत्म उपलब्धि संबंधी आवश्यकताएं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसको मैस्लो ने आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत दिया है। इसको बाइलिंगुअल इन्होंने इसको अच्छे से इसको दिया है, इसको पुनर्व्यवस्थित किया है। अब हम इसको लेवल टू लेवल बाय स्टेप हम इसको करने वाले हैं। तो मैस्लो का जो आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत है, उसमें सबसे पहले इन्होंने शारीरिक आवश्यकताओं को दिया है ना। सबसे पहला उन्होंने शारीरिक आवश्यकताओं को दिया है, ठीक है। उसके बाद में सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं, बच्चे पहले सबसे पहले क्या करते हैं, अपने शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। फिर उसके बाद में सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं होती हैं। उसके बाद में सामाजिक आवश्यकताएं, देन उसके बाद में होगा आत्मसम्मान, है ना भाई। पहले शारीरिक सुरक्षा आवश्यकताएं उनको पूरी करनी है, फिर सुरक्षा संबंधी, उसके बाद में सामाजिक होगा, फिर आत्मसम्मान, उसके बाद में आत्म उपलब्धि संबंधी आवश्यकताएं। तो यहाँ पर पहले शारीरिक हो जाएगा, ए इसमें है, तो ये दोनों गलत हो जाएगा। ए, उसके बाद में बी है, ए है, बी है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार की अभिप्रेरणा उन गतिविधियों से जुड़ी है जो अपने आप में आनंददायक व संतोषजनक है। किस प्रकार की प्रेरणा उन गतिविधियों से जुड़ी है जो अपने आप में आनंददायक व संतोषजनक है। बताइए, आंतरिक प्रेरणा होगा, गुण विषय का प्रेरणा होगा, बाह्य प्रेरणा होगा, या फिर स्थिति विषय का प्रेरणा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंतरिक प्रेरणा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो छात्र कक्षा में प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा में प्रश्न करते रहने के लिए प्रेरित करना चाहिए, या फिर कक्षा चर्चा में भागीदारी के लिए प्रेरित करना चाहिए, या स्वयं से स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रेरित करना चाहिए, या छात्रों को कहा जाना चाहिए कि वे शिक्षक से कक्षा के बाहर मिले। बताइए, जो छात्र कक्षा में प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करना चाहिए। अगर कोई छात्र है वो कक्षा में प्रश्न पूछता है तो कक्षा में प्रश्न करते रहने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ये ऑप्शन सही है। कक्षा चर्चा में भागीदारी के लिए प्रेरित करना चाहिए, नहीं होगा। स्वयं से स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रेरित करना चाहिए, छात्रों को कहा जाना चाहिए कि वे शिक्षक से कक्षा के बाहर मिले, ये भी नहीं होगा। तो जो छात्र कक्षा में प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा में प्रश्न करते रहने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अगर वो
शिक्षक से प्रश्न पुटअप करेंगे वो काफ़ी मोटिवेट रहेंगे बच्चों, और काफ़ी इंटरेस्ट के साथ बच्चे सीखेंगे। चलो आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक प्रक्रिया के रूप में अभिप्रेरणा के लिए उपयुक्त नहीं है? यह अप्रिय स्थिति से दूर रखती है, यह व्यक्ति की जैविक आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है, यह एक मनोवैज्ञानिक महत्वाकांक्षा हासिल करने में मदद करती है, या यह एक व्यक्ति को एक लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए कारण बनती है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक प्रक्रिया के रूप में अप्रेरणा के लिए उपयुक्त नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह अप्रिय स्थिति से दूर रखती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह व्यक्ति की जैविक आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है, ये अप्रेरणा के लिए उपयुक्त है। यह एक मनोवैज्ञानिक महत्वाकांक्षा हासिल करने में मदद करती है, ये भी ऑप्शन सही है। यह एक व्यक्ति को एक लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए कारण बनती है, ये भी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर निगेटिव पूछा गया है, तो निगेटिव यही होगा कि यह प्रिय स्थिति से यह अप्रिय स्थिति से दूर रखती है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाह्य प्रेरणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बाह्य प्रेरणा, ठीक है, आंतरिक नहीं पूछा गया, यहाँ पर बाह्य पूछा गया है। चलिए सारे ऑप्शन को पढ़ते हैं पहले हम। बाह्य प्रेरणा का कम प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि यह छात्र की आंतरिक इच्छाओं को कमजोर बनाती है। नेक्स्ट देते हैं। बाहरी अप्रेरणा ग्रेड और प्रोत्साहन से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि छात्रों को कक्षा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बाहरी अप्रेरणा आवश्यक नहीं है। कक्षा में आंतरिक अप्रेरणा की तुलना में बाहरी अप्रेरणा अधिक वांछनीय है क्योंकि शिक्षकों ने इस पर नियंत्रण बढ़ा दिया है। तो यहाँ पर हम पूछेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि बाह्य प्रेरणा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, बाह्य प्रेरणा का कम प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि यह छात्र की आंतरिक इच्छाओं को कमजोर बनाती है, ये ऑप्शन सही है भाई। देखिए, बाह्य प्रेरणा का अगर हम प्रयोग करेंगे तो जो छात्र हैं उनकी जो आंतरिक सोच है वो डेवलप नहीं होगी, वो पुरस्कार जो वो वही काम करेंगे जिससे उन्हें बाह्य प्रेरणा मिले, है ना। तो बाह्य प्रेरणा से क्या होता है, बच्चों की जो आंतरिक इच्छाएं होती हैं वो डेवलप नहीं होती है, दिन पर दिन वो कमजोर होती चली जाती हैं। तो ये एकदम राइट है, ये ऑप्शन एकदम से राइट है। चलिए आगे देख लेते हैं कि बाहरी प्रेरणा ग्रेड व प्रोत्साहन से संबंधित नहीं है, ऐसा नहीं, ये तो है ना। और छात्रों को कक्षा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बाहरी प्रेरणा आवश्यक नहीं है, ये भी ऑप्शन सही है ना। और कक्षा में आंतरिक प्रेरणा की तुलना में बाहरी प्रेरणा अधिक वांछनीय है, सही बात है, अधिक वांछनीय है क्योंकि शिक्षकों ने इस पर नियंत्रण बढ़ा दिया है। कक्षा में आंतरिक प्रेरणा की तुलना में बाहरी प्रेरणा अधिक वांछनीय है क्योंकि शिक्षकों ने इस पर नियंत्रण बढ़ा दिया है, ये ऑप्शन भी सही है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है बाह्य प्रेरणा के बारे में, तो बाह्य प्रेरणा का सबसे अच्छा आंसर यही होगा कि बाह्य प्रेरणा का कम प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि ये छात्र की आंतरिक जो इच्छाएं होती है उसको क्या करती हैं, वो कमजोर बनाती हैं। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं दोस्तों, ये तीनों जो है वो आंतरिक प्रेरणा के एग्जाम्पल्स हैं और ये बाह्य प्रेरणा के हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, दिस बने रहने के लिए। दोस्तों यहाँ पर हमने 50 क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड थे। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, मैंने कोई क्वेश्चन अपने आप से नहीं लिया है, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके जो मोटिवेशनल वाला चैप्टर है ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इससे पहले हमने वीडियो में आपको जीन पियाजे हैं, बायोगॉस्की हैं, बायोगॉस्की को हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, समाजीकरण को डिस्कस कर लिया है। तो आप लोग जाकर वहाँ पर, और ईवीएस की क्लास हमने प्रोवाइड कर दिया है, हिंदी पेडागोजी की आपकी प्रोवाइड कर दिया है। तो उन सारी क्लास को आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं आपकी, क्योंकि समय बहुत कम है। आज 3 जुलाई हो गया है ना, 3 जुलाई है आज, और 7 को ही पेपर है। तो आप लोग अच्छे से जो भी है जितना ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं आप करिए, प्रैक्टिस सेट जमा के कीजिए और अपने स्कोर को जांचिए कि आप कितना स्कोर कर पाते हैं। और निगेटिव से दूर रहना, ठीक है, पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव माहौल में रहना, निगेटिविटी से एकदम से दूर रहना, आप अच्छा स्कोर करके लाओगे। और उम्मीद करती हूँ कि आप 110 प्लस मार्क्स लेकर आओगे, है ना। और डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है और स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं लेना है। एकदम हैप्पी होकर आप एग्जाम हॉल में जाइएगा और अच्छे से सारे क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिएगा, उसके बाद में उसका आंसर दीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप नहीं वाले क्वेश्चन को आप ज़्यादा गलती करेंगे ना, तो नहीं वाले क्वेश्चन को अच्छे से वहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, वही जल्दी जो स्ट्रेस में और घबराहट की वजह जल्दबाजी में क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो आपको गलत नहीं करना है, एक को क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद में उसका रिप्लाई देना है, उसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, और ओमार अच्छे से फिलअप कीजिएगा। रोल नंबर्स हो गए, तो विशेषकर रोल नंबर्स का जरूर ध्यान दीजिएगा। आपकी जो बुकलेट सीरीज है ये सब अच्छे से कर लीजिएगा और प्रैक्टिस दबा कर कीजिए। समय बहुत कम है लेकिन फिर भी बहुत अच्छा समय था, आप लोगों ने, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हुई होगी। उम्मीद करती हूँ आपकी तैयारी बेस्ट होगी और आप अच्छे मार्क्स लेकर आओगे। तो चलिए दोस्तों,
अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। और सीटेट एग्जाम के बाद हम दोस्तों बीपीएससी तैयारी 3.0 री एग्जाम की हम अच्छी दबा के क्लास करने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा उसमें भी कंटिन्यू, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए इस क्लास को, है ना, जिससे उन्हें भी टीचिंग का कोई भी एग्जाम है, आपको टीचर बनना है एक, ठीक है, आपको एक सरकारी शिक्षक बनना है। और इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट ज़रूर डाल दीजिएगा, जिससे मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशनल मिले। और शेयर तो आप कर दीजिएगा, है ना, और लाइक तो करेंगे ही, एंड कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर डाल दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।